नमस्कार। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज बृजमनगंज महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के विषय विज्ञान के प्रथम पाठ हमारे आसपास के पदार्थ के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पिछली कक्षा में हम पेज नंबर 4 पे दिए गए प्रश्नों और पेज नंबर 6 पर दिए गए प्रश्नों को हल किया था। पेज नंबर 9 के एक प्रश्न का हल हमने किया था और दूसरा इसके बाद रह गया था। तो पेज नंबर 9 का जो दूसरा प्रश्न है वो यह है कि यहीं से हम शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? और ये दोनों तापमान दिए गए हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड आप जानते हैं कि जल का गलनांक क्या है? या इसे बर्फ का गलनांक कह सकते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जल का क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तापमान सामान्य दाब पर तभी होगा जब जल किस अवस्था में हो, वाष्प की अवस्था में हो या गैस अवस्था में हो। तो 100 डिग्री से ऊपर जाने पर जल गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस अवस्था में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल जो है गैस अवस्था में मिलेगी। जबकि जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा जो तापमान दिया गया वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो जल का क्या है? क्वथनांक है। इस तापमान पर जल द्रव अवस्था में भी पाई जाती है और गैस अवस्था में भी पाई जाती है, क्योंकि यह तापमान ट्रांजिशन का तापमान होता है। ऐसा तापमान होता है जहाँ पे जल जो है वाष्प में या गैस अवस्था में परिवर्तित हो रही होती है। तो यहाँ पे जल की दो अवस्थाएं होंगी, जल द्रव अवस्था और गैस अवस्था दोनों होंगी। तीसरा प्रश्न है, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान क्यों स्थिर रहता है? हमने अवस्था परिवर्तन में बहुत सारे गलन, क्वथन, इन सारे विषयों पे पढ़े। तो उसमें देखा हमने कि जब अवस्था परिवर्तित हो रहा है तो उस समय तापमान स्थिर हो जाता है। जैसे गलन हो रहा हो, ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा हो, या द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा हो, या गैस द्रव में परिवर्तित हो रहा हो, या द्रव पुनः ठोस में परिवर्तित हो रहा हो। तो इस समय ऊष्मा अगर आप देंगे तो भी तापमान स्थिर रहेगा, ऊष्मा लेंगे तो भी तापमान स्थिर रहेगा, क्योंकि इस समय ऊष्मा देने या लेने पर यह जो ऊष्मा है या ऊष्मा की अधिकता या कमी है वह पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करने में खर्च होती है। जैसे अगर मान लीजिए बर्फ़ को आप ऊष्मा दे रहे हैं तो उस समय वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और उस समय आप ऊष्मा दे रहे हैं, तो उस समय बर्फ़ द्रव में परिवर्तित हो रहा होता है। तो उस समय जो ऊष्मा देंगे वह कहाँ खर्च होगी? बर्फ़ को जल में परिवर्तित होने में खर्च होगी। तो इस वजह से यहाँ पे जो पदार्थ का तापमान है वो निश्चित रहता है। अब अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो इसका सबसे पहले आपको इन गैसों का तापमान कम करना पड़ेगा, और तापमान कम करने के साथ साथ हम अगर दाब बढ़ा दें तो तापमान उतना अधिक नहीं कम करना पड़ता है जितना कि सामान्य दाब पे कम करना पड़ता है। तो ताप घटाने और दाब बढ़ाने पर हमारे जो वायुमंडलीय गैसें हैं वो द्रव में परिवर्तित हो जाएंगी। तो ये रहे पेज नंबर एनसीईआरटी के किताब के पेज नंबर 9 के प्रश्नों का उत्तर। और अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के किताब के पेज नंबर 11 पर। और इस पेज नंबर 11 पर जो प्रश्न दिए हैं उनके क्या हल होंगे, क्या उनका विश्लेषण होगा, इस पर बात करते हैं। तो पेज नंबर 11 पर पहला प्रश्न दिया है
गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? तो गर्मी के दिन में क्या होता है, तापमान बहुत अधिक होता है। शुष्क दिन में क्या होता है कि वायु में नमी नहीं होती है, वायु में नमी की बहुत कमी होती है, वायु में पानी की मात्रा बहुत कम होती है, आर्द्रता कम होती है। तो इस समय जब कूलर चलाते हैं तो वहाँ पे वाष्पीकरण का रेट जो है, वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाती है। वाष्पीकरण बहुत तेज़ी से होता है और वाष्पीकरण तेज़ी से होता है तो वह गर्मी को, यानी जल जो है गर्मी को अवशोषित करके वाष्प में परिवर्तित होता है, तापमान को अवशोषित करके वाष्प में परिवर्तित होता है। तो वाष्प में परिवर्तित होने पर कमरे का तापमान गिर जाता है और इस वजह से गर्म और शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा करता है अन्य दिनों की तुलना में। इसमें दूसरा प्रश्न है इसी पेज नंबर पे, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? आप ये देखेंगे कि गर्मी में अगर आपके पास फ्रिज नहीं है और ठंडा जल पीना है तो आप उस जल को कहाँ भर देते हैं? घड़ा लाते हैं और घड़े में ठंडे जल को भर देते हैं। और हम में से आप सभी लोगों ने घड़े में का जल पिया होगा और घड़े का जल ठंडा होता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन ठंडा क्यों होता है ये जानने की ज़रूरत है। तो आप जानते हैं ये घड़ा स्टील का या शीशे का नहीं बना रहता है, बल्कि ये घड़ा मिट्टी के बर्तन का बना रहता है और ये घड़ा पानी को अवशोषित कर सकता है। तो जब हम इसमें पानी भरते हैं तो इस घड़े के सतह पर पानी की कुछ बूंदें या पानी जो है रीस कर इस घड़े के सतह पर आ जाता है और वाष्पीकरण से जिन पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है वो क्या होता है, वाष्पित होता रहता है, वह ऊष्मा लेकर वाष्पित होता रहता है। अधिक ऊर्जा के जो जल के कण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और इस घड़े में कम ऊर्जा के, यानी आपसी टकराव में जिस पानी के अणुओं की ऊर्जा कम होती है वो इस घड़े में रह जाते हैं। और जाहिर सी बात है ऊर्जा कम होगी, गतिज ऊर्जा कम होगी तो इसका तापमान भी कम होगा। और इस प्रकार से ये इस प्रक्रिया द्वारा, ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा इसका तापमान गिरता जाता है, क्योंकि इस घड़े के अंदर जो पानी के कण हैं, पानी के अणु हैं, उनकी गतिज ऊर्जा कम होती रहती है। अगला प्रश्न है, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? ये हमारे पास इत्र है, मैं देखती हूँ कि ये ठंडा करता भी है या नहीं करता है। हाँ, ये ठंडा लग रहा है, जबकि वास्तव में इसमें ना तो बर्फ़ डाला गया है और ना ही कोई ऐसा तत्व डाला गया है अलग से जिससे इसके अंदर का तापमान ठंडा हो जाए। लेकिन आप देखेंगे हमने यहाँ पे इत्र लगाया, इत्र डाला और ये हमारे हथेली को ठंडा कर दिया। तो क्यों कर दिया, आइए जानते हैं। ये एसीटोन, पेट्रोल या इत्र, ये तीनों जो द्रव हैं ये अधिक वाष्पशील होते हैं। अधिक वाष्पशील होने के नाते जब हम इसे, देखिए हमने इत्र डाला, ये पूरा इत्र जो है अब सूख गया है, उड़ गया है। अधिक वाष्पशील होने के नाते यह ऊष्मा को लेते हैं, इसके कण ऊष्मा को लेते हैं और वाष्पित हो जाते हैं। तो बहुत तेज़ी से वाष्पित होने के कारण यहाँ पे कम ऊर्जा के, कम गतिज ऊर्जा के कण हथेली पे रह जाते हैं और इस वजह से यह इत्र, एसीटोन या पेट्रोल जो है अधिक ठंडा करता है जब हम उसे हाथ पर डालते हैं। फिर चौथा जो प्रश्न है वो यह है कि कप की अपेक्षा, चलिए छोटा सा कप बना लेते हैं। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। एक कप है, ये हमारे पास प्लेट है। तो जब भी हमें आप
या आपको या आप सभी को कहीं जल्दी जाना हो और हमारे पास कप में चाय हो, तो हम क्या करते हैं, उसे प्लेट में डालते हैं और जल्दी जल्दी पी लेते हैं। क्योंकि कप में चाय ज़्यादा देर तक गर्म होती है, तो प्लेट में डालने से ये जल्दी ठंडी क्यों हो जाती है। तो आइए जानते हैं। जब हम चाय जो है या दूध कप में है तब उसकी सरफेस एरिया लगभग इतनी है, और जब प्लेट में डालते हैं तब इसका सरफेस एरिया या पृष्ठ जो है वो इतना अधिक बढ़ जाता है। और हमें पता है कि वाष्पन की प्रक्रिया या वाष्पन की दर बढ़ाने के लिए एक फैक्टर जो काम करता है वो ये है सतही क्षेत्रफल। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए हम कप से कहाँ पे चाय या दूध को डाल लेते हैं, प्लेट में डाल लेते हैं, जिससे वो जल्दी से ठंडा हो जाता है और हम पी लेते हैं। फिर इसमें 5वां प्रश्न है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। ये सारे जो प्रश्न हैं वह वाष्पीकरण या वाष्पन पर निर्भर हैं। तो गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, ये आप अपने कॉमन एक्सपीरियंस से जानते हैं। सामान्य अनुभव में आप देखे होंगे, सामान्यतया आप गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। लेकिन क्यों, ये भी जान लेते हैं। सूती कपड़ों में क्या होता है कि हमारे जो पसीने होते हैं, हमें जो पसीने होते हैं उनको कपड़े सोख लेते हैं, और सोखने के बाद वो पसीने ऊपर आ जाते हैं और वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा बाहर चले जाते हैं, जिससे हमारे शरीर का तापमान कम होता रहता है। इसीलिए गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। तो ये रहे अभ्यास के वे प्रश्न जो अभ्यास के पढ़ाने के दौरान भी डिस्कस किए जा सकते थे। अब हम इस अभ्यास के इस अध्याय के अंतिम प्रश्नों पर नज़र डालते हैं, पेज नंबर 13 पर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तो सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है, ये पहला प्रश्न है। और इसमें एक दिया है, किस इकाई में दिया है, केल्विन में दिया है 300 केल्विन, और बी दिया है 573 केल्विन। तो आपके पास फार्मूला होगा सीधा सा, C = K - 273। तो इसको अगर बदलना है तो यहाँ पे K कितना केल्विन में ताप, C क्या है डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड में ताप, और K क्या है केल्विन तापमान पर ताप। तो ये केल्विन तापमान पर ताप दिया गया है 300, तो 300 - 273, तो ये है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इस समय के तापमान से थोड़ा सा कम होगा। फिर ये है 573 केल्विन, सीधा सा यही फार्मूला यहाँ भी लगाएंगे, और तब हम C की वैल्यू निकाल लेंगे। K की वैल्यू क्या है 573 - 273, तो ये हो जाएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए इसके दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। तो यहाँ पर था सेल्सियस में परिवर्तित करना था, और अब हमें तापमान दिए गए हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, जिसे केल्विन में परिवर्तित करना है, जिसमें पहला तापमान है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो दूसरा तापमान दिया गया है वो है 373 डिग्री सेंटीग्रेड। फार्मूला यही होगा, इस K को इधर कर दीजिए, C को इधर कर दीजिए, तो K = C + 273, और तब पहले के लिए यह क्या हो जाएगा C 25, और ये क्या है 273, तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसमें 273 जोड़ देंगे, तो K = 273 + C, 373 हो गया। तो 273 373 जोड़ेंगे, तो जोड़ते हैं 6 7 7 4 और 346 केल्विन।
सॉरी 3 3 6 346 नहीं 336 646 केल्विन। इसी अभ्यास का तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न पर हम चलते हैं और इस तीसरे प्रश्न का कारण पूछा जा रहा है। निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, या जो घटना आप अपने दैनिक जीवन में देख पाते हैं या महसूस करते हैं। तो इसमें पहला है, नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। नेप्थलीन, जिसे आप गाँव में घरों में कुनाल की गोली या ऐसे कुछ नाम लेते हैं, ऐसे पैकेट में आती है। देखिए यहाँ पे लिखा है नेप्थलीन बॉल्स। इसके अंदर से हमने एक बॉल निकाला जिसका साइज़ ये है, और ये बॉल हम करीब 1.5 महीना पहले रखे थे अलमारी में। और अब देखेंगे इन दोनों नेप्थलीन बॉल का साइज़ देखिए, ये इतना बड़ा है, ये इतना छोटा है। कुछ समय बाद ये बिना कुछ भी, जहाँ से हमने इस बॉल को उठाया बिल्कुल ऐसे ही था। यहाँ पे कुछ भी, या ना तो लिक्विड था, कुछ भी नहीं था, और ये बिल्कुल अदृश्य हो गया। अगर इसे 2-3 महीना और रख देंगे तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये नेप्थलीन बॉल्स हैं, जिसे हम कपड़ों को सुरक्षित रखने में या कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए सामानों को हम बक्से में या घरों में किसी कोने में रख देते हैं जहाँ पे कीड़े मकोड़े ना पहुँचें। तो हमने भी इसको रखा हुआ था, इसलिए हम आपको दिखा पा रहे हैं कि नेप्थलीन बॉल देखिए बिल्कुल, ये दोनों की साइज़ बिल्कुल अलग है। ये हमने अभी पैकेट से निकाली है और ये हमने अलमारी में रखा हुआ था। तो ये कुछ भी छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है, ये हमें बताना है। तो आप अवस्था परिवर्तन में एक घटना आप देखे होंगे जिसे हमने बताया था ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि ठोस किस में परिवर्तित हो जाती है, गैस में, द्रव में बिना परिवर्तित हुए ठोस गैस में परिवर्तित हो जाती है, या गैस बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। नेप्थलीन बॉल्स भी ऊर्ध्वपातज हैं और यह वाष्पीकरण के वाष्पन द्वारा इसके बॉल जो है, इसके कण धीरे धीरे हवा में उड़ते रहते हैं और बिना कुछ छोड़े ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और इसका जो दूसरा प्रश्न है वह यह है इत्र। चलिए, ये भी इत्र भी हमारे पास है। इत्र मतलब सेंट जो यूज़ करते हैं। इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है। तो आप हमसे इत्र लगा के लोग इसीलिए चलते भी हैं ताकि जो है बहुत दूर अगर कोई बैठा हो तो उसे भी हमारी गंध अच्छी आए। पसीने की बदबू की जगह हमारे जो है इत्र की गंध जाए, इसीलिए इत्र का प्रयोग किया जाता है ताकि दूर से भी इसको पहुंच जाए। तो जैसा हमने अभी हथेली पे इत्र डाला था, मुझे तो उसकी खुशबू आ रही है, अभी भी आ रही है, क्योंकि इत्र जो होता है इसके जो कण है उसकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, और बहुत अधिक होने के कारण यह जब यह वायु में जाती रहती है और बहुत दूर तक फैलती रहती है, इसीलिए इत्र की गंध जो है बहुत दूर से भी महसूस हो जाती है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, कुछ पदार्थ दिए हैं। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करें। जैसा हम पिछली कक्षा में अणुओं के आकर्षण बल के अनुसार जो है ठोस, द्रव और गैस को व्यवस्थित किया था। तो आकर्षण बल के उनके कणों के बीच आकर्षण बल, जिसे कहा जाता है अंतरा आणविक आकर्षण बल,
आप जानते हैं अंतराणविक आकर्षण बल ठोस के कणों में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम और गैस में नगण्य होता है। तो यहाँ पे तीन पदार्थ दिए गए हैं। ए है जल, दूसरा पदार्थ है चीनी और तीसरा पदार्थ है ऑक्सीजन। तो इसी क्रम में हम इसको व्यवस्थित कर देंगे। जल ये द्रव अवस्था में है, ये ठोस में और ये गैस में है। तो बिल्कुल उत्तर आपका हो जाएगा चीनी में अंतराणविक आकर्षण बल सबसे अधिक है, इसी वजह से यह ठोस अवस्था में है। इसके बाद इसमें जो द्रव अवस्था में हो, जल में अंतराणविक आकर्षण बल चीनी की अपेक्षा कम है, इसीलिए द्रव अवस्था में है। और ऑक्सीजन सबसे कम होगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है गैस अवस्था में है, इसीलिए इसके अणुओं के बीच अंतराणविक आकर्षण बल कम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। एक दो बार और हमने डिस्कस कर लिया कुछ तापमान लेकर, और ये तापमान है ए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जानते हैं ये कमरे के ताप या मार्च के महीने में जो तापमान होता है, इस ताप पर जल की भौतिक अवस्था होती है द्रव। इस ताप पर क्या होता है, यह है बर्फ़ का गलनांक। यहाँ पर भौतिक अवस्था ठोस भी होगी और द्रव भी होगी। क्यों? क्योंकि ठोस और द्रव में ये हिमांक, द्रव ठोस में भी परिवर्तित हो सकता है अगर ऊष्मा हम लें, और ठोस द्रव में भी परिवर्तित हो सकता है अगर ऊष्मा हम इसको दे रहे हैं। तो इसलिए जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल की भौतिक अवस्था ठोस भी होगी और द्रव भी होगी, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे यह द्रव अवस्था में भी होगी और गैस अवस्था में भी होगी। तो चलिए अगला प्रश्न है, पुष्टि हेतु कारण दें। और इसमें कुछ तथ्य शामिल किए गए हैं। ए, जल कमरे के ताप पर द्रव है। तो कमरे का ताप क्या होता है? सामान्यतः कमरे का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 27 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। यह जल के गलनांक या हिमांक या बर्फ़ के गलनांक से अधिक है और जल के क्वथनांक से कम है। तो इसलिए जल कमरे के ताप पर द्रव है। और दूसरा है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। आप जानेंगे कि लोहा जो है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक 1538 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसी वजह से लोहे की जो अलमारी है वह क्या है, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में है। अगला प्रश्न है 7वां, 273 केल्विन पर बर्फ़ को ठंडा करने पर तथा जल को इतनी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? मुझे लगता है इस प्रश्न को थोड़ा सा गलत तरीके से व्याख्या किया गया है। 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो बर्फ़ का गलनांक है। इस तापमान पर यदि बर्फ़ को हम छुएं और इसी तापमान पर हम जल को छुएं तो बर्फ़ अधिक ठंडा क्यों करता है? प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप बर्फ़ को छूते हैं और इसी तापमान पर हम किसको छूते हैं? जल को छूते हैं, तो बर्फ़ हमें अधिक ठंडी लगती है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ को जब हम छूते हैं तो हमारे शरीर का जो तापमान है वो क्या है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका तापमान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे शरीर से ऊष्मा किसको जाएगी? बर्फ़ को जाएगी, और बर्फ़ को हमारे शरीर से ऊष्मा बर्फ़ को जाएगी तो बर्फ़ जो है गलना
शुरू करेगा और हमारे शरीर की ऊष्मा बर्फ़ को ठोस जल में परिवर्तित करने और फिर जल का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने के लिए ऊष्मा देगा। तो अगर 1 ग्राम बर्फ़ है और उसको हम छू रहे हैं तो उससे 80 कैलोरी हीट यानी 80 कैलोरी ऊष्मा इस वजह से जाएगी कि यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ़ को जल में बदलने के लिए खर्च होगी और प्लस 37 कैलोरी ऊष्मा किस में जाएगी, इस जल का तापमान कहाँ तक लाने में, 37 डिग्री सेंटीग्रेड में लाने में। यानी इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 117 कैलोरी ऊष्मा हमारे शरीर से जाएगी अगर हम 1 ग्राम बर्फ़ को हाथ पे लिए रहते हैं तो। जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल है और इसको हम हाथ पर लेते हैं तो इसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने में कितनी ऊष्मा लगेगी, 37 कैलोरी ऊष्मा लगेगी। तो यहाँ 117 कैलोरी जा रहा है हमारे शरीर से और यहाँ 37 कैलोरी जा रहा है। तो जाहिर सी बात है बर्फ़ को अगर हम छुएंगे तो वह हमें अधिक ठंडा लगेगा, किसकी तुलना में, जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लेंगे उसकी तुलना में। अब इसी तरह से अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। तो अब देखेंगे यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है। हमारे शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और जल उबल रहा है तो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और वहाँ पे भाप वो भी किस तापमान पर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो अगर हम वाष्प को छुएंगे तो वाष्प को जब हम छुएंगे तो चूँकि हमारा तापमान कम है तो वाष्प पहले किस में परिवर्तित होगा, जल में। अगर 1 ग्राम वाष्प को छू के 1 ग्राम जल में परिवर्तित कर रहे हैं तो कितनी ऊष्मा आपको शरीर को मिल जाएगी, 540 कैलोरी ऊष्मा मिल जाएगी। क्योंकि क्वथन की जो गुप्त ऊष्मा है या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है वो अधिक होती है। जल के लिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। तो इसीलिए 1 ग्राम वाष्प को 1 ग्राम जल में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेंज करने के लिए 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो एक तो ये इतना ऊष्मा मिला और प्लस 100 माइनस 37 ये हम घटा लें तो इतना ऊष्मा जो है हमारे शरीर को मिल गया। यानी इसको अगर हम जोड़ें तो ये हो जाएगा 603 कैलोरी। दिस इज़ अबाउट 603 कैलोरी ऊष्मा हमारे शरीर को मिल गई अगर हम 100 डिग्री के वाष्प से 1 ग्राम 100 डिग्री के वाष्प से जलते हैं तो। जबकि जल से हम जलेंगे तो यहाँ पे ये भी 100 डिग्री पर है तो यहाँ पे तापमान कितना होगा, 100 माइनस 37 और ये हो जाएगा 63 कैलोरी। तो हमें कितना हीट मिलेगा, 63 कैलोरी हीट मिलेगा। तो जाहिर सी बात है इन दोनों में अधिक कौन सा है, ये अधिक नहीं बहुत अधिक है। इसीलिए रोटी बनाते समय जब हम वाष्प से जलते हैं तो उसमें जलन बहुत अधिक महसूस होता है क्योंकि वो वाष्प अवस्था में होता है। चलिए अब इस अध्याय का अंतिम प्रश्न पे चलते हैं, इस अध्याय के अंतिम प्रश्न पे। और इस अंतिम प्रश्न पे एक चित्र है और इस चित्र को ध्यान से देखेंगे और ठीक है बनाते हैं, आप भी चाहें तो बना लीजिए। यहाँ एक बॉक्स में दिया है, ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी। तथा दाब में कमी। अब हमारा जो है यहाँ पे बनाया गया है ठोस,
यहाँ पर है द्रव, यहाँ है गैस। तो एक प्रोसेस है, यह प्रक्रिया है ए, यह प्रक्रिया है बी, यह प्रक्रिया है सी, यह प्रक्रिया है डी, और ये प्रक्रिया है ई, और ये प्रक्रिया है एफ। तो इस डायरेक्शन में ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी की गई है। यानी ऐसे अगर जा रहा है, इधर की ओर एरो जा रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया, ऊष्मा में वृद्धि, यानी ऊष्मा हम दे रहे हैं और दाब क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और जो इधर की ओर एरो आ रही है उसमें क्या कर रहे हैं, ऊष्मा में कमी एवं दाब में वृद्धि, यानी दाब हम बढ़ा दिए और ऊष्मा में क्या कर दिए, कमी कर दिए। तो आप देखेंगे कि ठोस को द्रव में बदलने के लिए हम ताप बढ़ाते हैं और दाब कम करते हैं। तो ये जो अवस्था प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, गलन। इसमें इन सारे प्रक्रिया का नाम बताना है। द्रव को ठोस में बदलने के लिए ऊष्मा में कमी करते हैं और दाब में वृद्धि करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी, हिमीकरण। द्रव से गैस में परिवर्तित करते हैं तो ये हो जाएगा वाष्पीकरण। और गैस को ठोस में परिवर्तित करते हैं तो ये हो जाएगा संघनन। और ये हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। यहाँ पर भी इसे भी ऊर्ध्वपातन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से कक्षा 9 के अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ के सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको मिल चुके होंगे। फिर भी किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं समझ में आता है, कम समझ में आता है, तो बेशक हमें बता सकते हैं, लिख सकते हैं। हम उन सब का उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद।